फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी। हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाना। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि अकाउंटिंग में जो शब्द यूज होते हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जैसे हमारा स्टॉक क्या है, क्रेडिटर क्या है, डेबिटर क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, असेस्ट क्या है, एक्सपेंस क्या है। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप भी इस वीडियो में इस शब्द के बारे में परिचित होना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आप इन सारे वर्ड को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आता है स्टॉक। स्टॉक को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रहतिया बोलते हैं। किसी भी व्यापार में वर्तमान में जो माल अपने पास उपलब्ध है वह स्टॉक कहलाता है। जैसे आप किसी किराना दुकान में सामान खरीदने जा रहे हो तो उसके पूरे दुकान में जितना भी सामान है वही सामान जो है स्टॉक कहलाएगा। अब अकाउंटिंग सीख रहे हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर पता ही होना चाहिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। साल के अंत में जो माल नहीं बिक पाता वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे मैं सामान बेचते गया, मैं वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। अब मैं सामान बेचते गया, अब कहाँ पहुँच गया? 31 मार्च में। सामान बेच रहा हूँ, अब सामान बिक नहीं पाता। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो पड़ा रहता है। तो साल के अंत में जो सामान 31 तारीख तक आ जाएगा तो साल के अंत में बचा हुआ सामान हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया। अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होगा 1/4/2021 से 31/3/2022। तो वही बचा हुआ सामान दूसरे साल के लिए साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से परिचित हो गए होंगे। साल के अंत में बचा हुआ सामान क्लोजिंग स्टॉक और वही स्टॉक दूसरे साल के लिए, दूसरी फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जो हमारे दुकान में सामान पड़ा रहता है वही सामान हमारा स्टॉक कहलाएगा। तो यह स्टॉक 2 होगा, क्लोजिंग होगा या तो फिर ओपनिंग होगा। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जिनसे हम सामान खरीद कर लाते हैं। हम अपने व्यापार के लिए जिससे सामान खरीद कर लाते हैं वह हमारा लेनदार कहलाता है, हमसे पैसा लेता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। ये आपको हमेशा डाउट रहता है, क्रेडिटर एंड डेबिटर। तो क्रेडिटर को लेनदार, जिससे हम सामान खरीद कर लाते हैं और वह हमसे पैसा लेता है, वो क्रेडिटर कहलाता है। उसके बाद आते हैं डेबिटर। डेबिटर को हम देनदार कहते हैं। हम जिस व्यक्ति को सामान बेचते हैं अर्थात वह हमसे सामान खरीदता है, देनदार कहलाता है और बदले में पैसा देता है। तो जो हमें पैसा देगा भाई वो डेबिटर, और जो हमसे पैसा लेगा वो क्रेडिटर कहलाता है। अब आते हैं लायबिलिटीज़। हर इंसान की एक दायित्व होता है। जैसे एक फैमिली मेम्बर में पिता का दायित्व होता है अपने बच्चे का, अपने घर परिवार का पालन पोषण करे, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन का भी एक दायित्व होता है। बिना दायित्व का व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। तो वे उधारी जो अपने या दूसरों के प्रति हमें अपने व्यापार में को चलाने के लिए चुकाने पड़ते हैं वो हमारे दायित्व कहलाते हैं। यह दायित्व हमारे 2 तरीके से हो सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म दायित्व होता है, एक शॉर्ट टर्म। ये वे लायबिलिटीज़ होते हैं जिसे 1 साल तक या व्यापार के समाप्त होने तक
पटाना होता है। जैसे भाई किसी से आप ब्याज में पैसा ले लिए हो तो वो भी एक दायित्व है। इसका एक लिमिट होता है कि 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए, आप उसका ब्याज पटाते ही जाओगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के दायित्व वे होते हैं, इसको चालू दायित्व कहते हैं। जैसे हम किसी दुकान वाले से उधारी में सामान खरीद के लाए हैं, 1 बार लाओगे, 2 बार लाओगे, तीसरा बार तो बिल का पैसा मांगेगा ही। या आपने 2 बिल का पैसा पे नहीं किया है तो पहले आप 2 बिल का पेमेंट करो, उसके बाद हम आपको आगे माल सप्लाई करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म के दायित्व हैं। उसके बाद आते हैं असेस्ट, मतलब होता है संपत्ति। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो भी संपत्ति अपने लगाते हैं वह हमारा असेस्ट कहलाता है। यह हमारा 2 तरीके से होता है, एक फिक्स असेस्ट होता है और एक करेंट असेस्ट होता है। तो फिक्स असेस्ट मतलब होता है अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति। जैसे ज़मीन लेना। अपने व्यापार को सही तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए आपके पास ग्राहक को बैठाने के लिए आपके पास चेयर होने चाहिए, फर्नीचर होने चाहिए, लाइट डेकोरेशन होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। तो ये तो बिजनेस व्यापार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी संपत्ति कहलाती हैं, जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता और हम जिनका उपयोग बार बार करते हैं, वे व्यापार में आय बढ़ाने में सहयोग करता है। तो आय कैसे बढ़ाएगा? एक आपके सामने एक कपड़ा दुकान वाला है और आप कपड़े दुकान वाले हो, उसके पास बैठने की कोई सुविधा नहीं है और आपके दुकान में बाकायदा एसी लगा हुआ है, चेयर है, फर्नीचर है, बाकायदा सब चीज़ बैठने की सुविधा है। तो ग्राहक आपके पास आना ही पसंद करेगा, ना कि सामने वाले के पास। तो फिक्स असेस्ट वे सारी संपत्तियां हैं जो हम स्वयं बार बार यूज करते हैं। यह हमारे बिजनेस को ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। यह हमारा फिक्स असेस्ट कहलाता है। और करेंट असेस्ट, चल संपत्ति, वे सारी संपत्तियां जो हमारे नगद में परिवर्तन होते हैं। जैसे सामान, ये भी हमारा संपत्ति। जितने भी मेरे दुकान में सामान पड़ा रहेगा वो मेरा संपत्ति होगा। लेकिन कैसा संपत्ति होगा? जो आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। वो नगद में परिवर्तन होगा, फिर से मैं सामान खरीद के लाऊंगा, फिर से नगद में परिवर्तन होगा, या फिर कैश, बैंक में पड़ा बैलेंस। ये सब हमारा करेंट असेस्ट होता है, चल संपत्ति। इसके बाद आते हैं एक्सपेंस। बिना खर्चे का कुछ काम होता ही नहीं है। आप मेरा वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आपका नेट खर्च लगेगा ही। तो माल के उत्पादन से लेकर बेचने तक जो हमारे व्यापार में खर्च होते हैं वे हमारा एक्सपेंस कहलाते हैं, जिसको हम सामान्य हिंदी में व्यय कहते हैं। यह हमारा 2 तरीके से होगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है प्रत्यक्ष व्यय। ये वे एक्सपेंस हैं जिसमें व्यापारी अपना सामान खरीदने या बेचने से लेकर गोदाम तक लाने या कच्चा माल को पक्का माल में बेचने योग्य बनाने तक जो भी भाड़ा लगता है उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। यह वस्तु की लागत को बढ़ा देता है। जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी भाड़ा, ईंधन। अब मैं मान लो बिलासपुर से व्यापार विहार सामान खरीदने गया और वहाँ से सामान खरीद कर लाया। मान लो 50,000 का सामान खरीद के लाया हूँ, तो उसको अपने सर में उठा के तो नहीं ला सकता। उसको लाने के लिए किसी रिक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सामान को हम जिस माध्यम से ला रहे हैं तो उससे उस वस्तु की लागत बढ़ जाता है। यह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब किसी से कम कर दो भैया ऐसा बोलते भी हैं तो सामने वाला क्या बोलता है, उतना दूर से ला रहा हूँ भाई,
मज़दूरी भाड़ा देना पड़ता है, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, 2 पैसा मैं भी तो रख के कमाऊँगा। तो इस कंडीशन में वस्तु की लागत बढ़ जाता है। तो वे सारे खर्चे जो सीधा वस्तु से डायरेक्ट कनेक्शन हो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये वे सारे एक्सपेंस हैं जिसे व्यापारी की वस्तु का लागत से कोई संबंध नहीं होता। यह व्यापार के लाभ को घटा देता है, जैसे विज्ञापन, सेल्समैन को दिया गया पैसा, कार्यालय वेतन, ग्राहकों को दिया जाने वाला छूट, बिजली का बिल आदि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। और हम अदर सामान्य लैंग्वेज में समझेंगे तो मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, 5 जने दोस्त मेरे आ गए, चाय, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चैनी खैनी खिलाया, ऐसे टोटल बिल बन गया 500 रुपये। तो ये मेरा जबरन का खर्चा हो गया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसका मैं दूसरा पार्ट जल्द ही यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।